बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड लेंथ निकालना, ये सब काम हम सब कर लेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने ये सब सीख लेंगे हम लोग कल की क्लास में, ट्रिक्स ठीक जो आप सीखते हुए आ रहे हो, जिसका आपको इंतजार होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो सब हो जाएगा। लेकिन आज का लेक्चर बेहद कीमती है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही क्यों, ऐसा क्या है इसमें कि इसने सारी थ्योरी को पीछे छोड़ दिया। और ये सब बातें एनसीईआरटी में हैं, लेकिन इतने हिडन वे में लिखी हुई हैं कि हम उनको डिकोड नहीं कर पाते। तो आज मैं सब आपको डिकोड करवाऊंगा। ठीक, सारी चीजें मैं लिख कर लाया हूं क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक था, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है, एक पेज लिख लेना है, अगले पेज पे फिर जाना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले किसने बनाई ये थ्योरी? तो दो साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने हंस रूल पढ़ा था, हाँ, और आपने मुलिकन स्केल देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यस, वही दोनों साइंटिस्ट एफ हंट्स और आर एस मुलिकन ने मिलकर 1932 में, यानी कि लेटेस्ट बात है, लेटेस्ट थ्योरी है ये, डेवलप की एक थ्योरी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ फीचर्स थे इस थ्योरी के, उनको समझते हैं। जैसे पहला फीचर आप देखिए, पहला फीचर क्या कहता है? पहला फीचर कहता है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, आप उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे, ऐसी मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो जब एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे, मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देना। पहली बात सिंपल, लिख लें इसको। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं, अब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन कौन से? दो तरीके याद रखने, क्या? एक तो दोनों ऑर्बिटल की प्रॉपर सिमेट्री हो, पहला पॉइंट प्रॉपर सिमेट्री, और दूसरा कंपेरेबल एनर्जी। ऐसा नहीं कोई भी ऑर्बिटल फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल फिफ्थ शेल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। अभी बस सारी बातें सुननी है, मैं सारी बातों को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा, प्रॉपर होगा तो क्या होगा, सारी बातें। ठीक, तीसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता था? एटॉमिक ऑर्बिटल में ये होता था सर कि जैसे अगर ए एटम है, इसका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इसके चारों ओर है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल पर केवल ए के न्यूक्लियस का फोर्स लगता था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? मान लो सर मॉलिक्यूल बनता है दो बॉन्ड, मतलब दो एटम के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, वो किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, तो उस पर इसका भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा और इसका भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? मान लो एक तीसरा बॉन्ड और आ गया इस तरीके से, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये भी लगाएगा। सही है ना? ऐसे अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उन पर ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, तो तीन तीन न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, राइट। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस से क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल और केवल एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बोला जाता है मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल, जो केवल एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के होते हैं उनको बोलते हैं डाइसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक, टेट्रासेंट्रिक। क्यों? दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, तो हम कंबाइन करके बोल देते हैं पॉलीसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? पॉलीसेंट्रिक। क्लियर? ये तीसरी बात लिख लें। अगला पॉइंट, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये कैसे बताओगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहली बात बोली कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। फिर दूसरी बात बोली कि प्रॉपर सिमेट्री और कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। अब तीसरी बात बोल रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे तो आप कहोगे दो मॉलिक्यूलर, चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे तो आप बोलोगे चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो आप बोलोगे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इनके नाम क्या रखोगे? आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये नाम हो गए। तो दो में एक होगा बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एबीएमओ। 4 में 2 होंगे बीएमओ और 2 होंगे एबीएमओ। 6 में 3 होंगे बीएमओ और 3 होंगे एबीएमओ। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, बीएमओ की एनर्जी कम होगी, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी। अगला पॉइंट क्या है? बीएमओ की एनर्जी कम होगी, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि जो दो ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती थी 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी होंगी, लेकिन उसमें बीएमओ वाले सारे नीचे होंगे लोअर एनर्जी पर और एबीएमओ वाले सारे ऊपर होंगे हायर एनर्जी लेवल पर। अगली बात, बीएमओ बनेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एबीएमओ बनेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब ये क्या होता है? 5 मिनट का होल्ड रखिए, अभी समझाऊंगा दोनों बातें। ठीक, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। चलिए अगली बात, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्रयोग करते थे, प्रोबेबिलिटी शब्द का यूज करते थे कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो हमें कौन बताता था? वो हमें बताता था एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। राइट, सेम ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के चारों ओर भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे वहां होता था वैसे यहां पर इनको भी कौन बताएगा? इनको भी बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन। अरे वाह, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन थे वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी होंगे, बिल्कुल ठीक। और दोनों हमको क्या बताएंगे? वो बताते थे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, यहां बताएंगे अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि एक न्यूक्लियस नहीं होगा, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है और इन एटम की जगह इन मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय आप ध्यान रखते थे दो प्रिंसिपल का, कौन कौन से? पॉलीस प्रिंसिपल और हंस प्रिंसिपल या हंस रूल। ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय आपको इन दोनों का ध्यान देना है। तो ये 7 पोस्टुलेट थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, सातों आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका फायदा क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और, एनसीईआरटी की कुछ बातें, उससे पहले हम आपको एक मॉडल समझाते हैं, एलसीएओ मॉडल। इसका नाम है एनसीईआरटी में, पर अच्छे से जिक्र नहीं है तो इसको समझते हैं। देखो, एलसीएओ मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है क्या पता लगाने का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को पता लगाने का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन ही तो बताएंगे सर कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के चारों ओर जो न्यूक्लियस है उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो निकालें कैसे? सर एटॉमिक ऑर्बिटल के तो श्रोडिंगर ने निकलवा दिए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैसे निकालूं? तो मैंने कहा एक नया मेथड लिख ले, एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या करना है सर इसमें? इसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को लीनियरली कंबाइन करना है। मतलब जैसे समझाता हूं, मतलब मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब इनका तो आप वेव फंक्शन निकाल लोगे, इसका हो गया मान लो साई ए, इसका हो गया साई बी, साई ए और साई बी। ठीक, अगर इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों की कोई ना कोई वेव होगी दोनों हाइड्रोजन की, ठीक है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घूम रहा होगा वो किसी वेव में घूम रहा होगा। ठीक है, तो हर वेव का अपना एक, मतलब अब जितनी भी वेव है हर वेव का अपना एक फंक्शन होता है जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। हमने बोल दिया साई ए और साई बी। ठीक, अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, मान लो इससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसका नाम था H2। ठीक, अच्छा, अब ये H2 दो तरीके से बन सकता है। कैसे? या तो HH प्लस हो जाए या HH माइनस हो जाए। अगर HH प्लस हो गए तो हम ऐसे इंटरफेरेंस को बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर H और H की वेव आपस में टकरा गई और दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ऐसे को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, और लीनियरली करना है तो अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो लीनियरली प्लस कर दो, साई ए प्लस साई बी। अच्छा, अगर ये माइनस कर देता मैं तो अब मैं क्या लिखता है? H2 का वेव फंक्शन साई ए माइनस साई बी। क्लियर? अभी बस सुनते रहना, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी H के अराउंड होगी साई ए स्क्वायर, H के अराउंड होगी साई बी स्क्वायर, इस वाले H के अराउंड साई ए स्क्वायर, इस वाले H के अराउंड साई बी स्क्वायर। तो मैंने बोला H2 के अराउंड बता बेटा, तो आपने कहा सर साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि H2 का वेव फंक्शन है साई ए प्लस साई बी और प्रोबेबिलिटी होती है वेव फंक्शन का स्क्वायर, तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर। ठीक, मैंने कहा इसको खोलना जरा, आप कहोगे सर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। मैंने कहा अच्छा, और एटम के जो ऑर्बिटल थे उनका सम करके कितना आ रहा था? आपने कहा सर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। क्यों? देखो 2 साई ए साई बी एक्स्ट्रा प्लस हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो बजाय एटॉमिक ऑर्बिटल के। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना। ठीक, अच्छा, इसमें बताइए सर, इसमें हो जाएगा साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, तो वो क्या होता है? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अरे सर अब तो कम हो गई, क्योंकि इनिशियली थी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, लेकिन अब हमने उसमें से कुछ माइनस कर दिया, दैट इज 2 साई ए साई बी। इसका मतलब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल या एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाएगी। इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो गई, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंस्ट्रक्शन हो गया, चीजें जुड़ गई, चीजें बढ़ गई, फायदा हुआ। जय हो। ठीक, चलो, तो एक बात तो समझ में आ गई सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। पर सर एक बात अभी भी अधूरी है, क्या? कि बीएमओ ज्यादा स्टेबल क्यों है और एबीएमओ कम स्टेबल क्यों है? बीएमओ की एनर्जी कम क्यों हुई और एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा क्यों हुई, ये और बताओ। तो मैंने कहा उसके लिए 1 मिनट रुको, पहले जो पढ़ाया वो देखो। ठीक, ये बता चुका हूं, पढ़ लीजिए एक बार। एबीएमओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एम के ऊपर स्टार लगाकर, स्टार लगा देते हैं बस, बीएमओ नॉर्मल और एबीएमओ स्टार की तरह, ताकि पता चल जाए कि हाँ दोनों में अंतर है। अब ये वही बता रहा है कि जब दोनों को प्लस किया तो देखो ये एक वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड था ए, ये एक वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड था बी, तो ये दोनों जुड़े और वेव बड़ी हो गई और बोला ए प्लस बी। लेकिन यहां था मान लो ए और यहां था मान लो बी, ये दोनों घटी और ये हो गया ए माइनस बी, यानी कि यहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ। प्रोबेबिलिटी देखो कितनी कम है, बहुत थोड़ी सी है, लगभग 0 हो गई, और यहां पर देखो कितनी बढ़ गई। तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वाली बात भी बता चुका कि 2 साई ए साई बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब ये जो नीचे बात लिखी हुई है इसको अभी मैं आपको समझाता हूं, इसको बस लिख लीजिए, आप लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो समझिए इसको, सबसे पहले अभी सब लिख लेना। देखो आपको लिखना है इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वीडियो को पॉज कर लें और पहले लिख लें आराम से, चाहे तो समझना जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे। जैसे मान लो ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 1s का ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसा ऑर्बिटल है ना। इसका वेव फंक्शन साई1, इसका वेव फंक्शन साई2। आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या होगा? दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? दोनों की मर्ज कर गई और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक हो गई, इस तरीके से। ठीक, तो जब आप दोनों को मर्ज करोगे
तो न्यूक्लियस दूर दूर चले जाते हैं और बीच में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। न्यूक्लियस दूर दूर चले जाते हैं और बीच में सारी क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। यहां पर भी न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। इसका मतलब यहां भी अट्रैक्शन चल रहा है, यहां भी अट्रैक्शन चल रहा है। ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में संभाले बैठे हुए हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस दूर दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस आ गई। क्लियर हो गई बात? ठीक। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है एसएस की ओवरलैपिंग से वो होता है सिग्मा, तो मैंने लिख दिया सिग्मा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, एक प्लस की वेव ली, एक माइनस की। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब है आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक प्लस लिया और उसमें से एक प्लस को माइनस किया। ये और ये दोनों सेम बातें हैं, क्योंकि प्लस और माइनस अल्टीमेटली माइनस ही होने वाला है। ठीक है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब जब प्लस और माइनस मिलने आएंगे तो वेव दूर दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन होना है इनके बीच में, ये कभी भी मिलने नहीं आएंगे। तो देखो प्लस वाला अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। ये आपको याद रखना है कि जब सेम फेज की वेव मिलने आए तो दोनों को जोड़ देना और बड़ा कर देना। जब ऑपोजिट फेज की आए, अभी हम और एग्जांपल करेंगे, डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, अभी बस बनाते चलिए नोट्स। ठीक, तो क्या होगा, तो आपकी जो वेव है वो दूर दूर चली जाएंगी। अच्छा, एज अ रिजल्ट ये होगा कि दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो पास पास आ जाएंगे। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी। और जब भी रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी घट जाती है। इसलिए बीएमओ ज्यादा स्टेबल, उसकी एनर्जी कम, एबीएमओ ज्यादा अनस्टेबल, उसकी एनर्जी ज्यादा। और ये जो बीच में खाली जगह बची इसको बोलते हैं नोड, और ये चूंकि पूरे प्लेन में ही खाली जगह है तो इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। अब बॉन्ड तो यहां पर भी सिग्मा ही बनेगा, लेकिन उस सिग्मा को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल तो दो ही बनने हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम होगा सिग्मा 1s, दूसरे का नाम होगा सिग्मा 1s स्टार। तो इस तरीके से दिखेंगे। जैसे ये एक साइए नाम का मॉलिक्यूल है, ये साइए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन करें, एक बना बीएमओ, एक बना एबीएम। इसका साई ए प्लस साई बी, इसका साई ए माइनस साई बी। ठीक। अच्छा, अब एक कॉमन चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? बीएमओ नीचे चला गया, एबीएमओ ऊपर चला गया। कुछ लोग नादानी में ये बात बोल देते हैं कि जितना बीएमओ नीचे जाता है उतना ही एबीएमओ ऊपर जाता है। ये गलत बात है। सही बात क्या है? जितना बीएमओ नीचे जाता है उससे ज्यादा एबीएमओ ऊपर जाता है। इसका मतलब ए और बी अगर एनर्जी है तो ए की ज्यादा, मतलब ए ज्यादा एनर्जी है, बी कम एनर्जी है। तो किताबों में एक शब्द लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, इसको लिखें, एंटी बॉन्डिंग इज मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग। ये क्या बकवास बात बोल रहे हो, क्या बोला जा रहा है? ये एंटी बॉन्डिंग इज मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है, इसको समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर पहले एंटी बॉन्डिंग का मतलब है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और दूसरे एंटी बॉन्डिंग का मतलब है डीस्टेबलाइजेशन। पहले बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरे बॉन्डिंग का मतलब है स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग के बनने के कारण जितना डीस्टेबलाइजेशन आता है वो बॉन्डिंग से बनने वाले के कारण स्टेबलाइजेशन जो आता है उससे ज्यादा होता है। मतलब अब मैं आपको कल की क्लास में ये वाली बात सिखाऊंगा कि अगर किसी दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास और दोनों में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे कह लो अगर दो आपके पास मॉलिक्यूल हैं और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप कैसे पता लगाओगे दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है?
तो आपको चेक करना होगा कि किसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज ज्यादा होता है। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए, अगर चले गए तो मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, खैर ये कल बातें, ये वाली बात बताऊंगा मैं आपको, तब ये वाली बात जो आज बताई उसको रिवाइज भी करवाऊंगा। अभी के लिए बस लिख लें कि जितना बॉन्डिंग नीचे जाता है उतना एंटी बॉन्डिंग ऊपर नहीं जाता, उससे ज्यादा जाता है। क्लियर है? चलिए चलो अब बात करते हैं नोडल प्लेन की। नोडल प्लेन आप कैसे निकालोगे? नोडल प्लेन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। नोडल प्लेन क्या होगा पहले लिख लें, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें अच्छे से करवा के हर ऑर्बिटल। नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन आप उस प्लेन को बोलोगे या तो वो दोनों न्यूक्लियस से पास हो, ध्यान से सुन लेना मेरा स्टेटमेंट, या तो वो दोनों न्यूक्लियस से पास हो या फिर वो दोनों में से किसी न्यूक्लियस से पास ना हो। नोडल प्लेन किसको बोलेंगे? या तो वो दोनों न्यूक्लियस से पास हो या फिर वो किसी भी न्यूक्लियस से पास ना हो। और तीसरी बात, जब भी आप नोडल प्लेन पास करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोडल प्लेन का मतलब ही होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो कटेगी कहां से? अगर कट रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो काहे का नोडल प्लेन में नहीं डाल सकते आप नोडल प्लेन। ठीक, चलिए ये बीएमओ और एबीएमओ में डिफरेंस है, एक बार पढ़ लेना, ये सब मैं आपको समझा चुका। चलो अब कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली बात, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब मैं लेकर आया हूं, इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री या प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया अगर तुम जेड के पास, जेड ऑर्बिटल के पास पी एक्स ऑर्बिटल लेकर आओगे तो जीरो ओवरलैप होगा। कल से मतलब पहले सिखाया था मैंने आपको बीबीटी में, है ना? तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सिमेट्री तो प्रॉपर हो, या तो पी जेड से पी जेड कराओ, या पी वाई कराओ, पी एक्स कराओ। मतलब या तो सिग्मा बॉन्ड बनवाओ या पाई बॉन्ड बनवाओ, प्रॉपर सिमेट्री रखो। ठीक। तीसरी बात, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ऐसे ऑर्बिटल को कंबाइन कराने की कोशिश करना जिनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ओवरलैपिंग ऑर्डर में आपको लिखवा ही चुका हूं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए ये जीरेड अनजीरेड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं लिखना, ये पूरा पेज आपको नहीं लिखना है, इग्नोर मारिए इसको। ठीक है, इसको भी इग्नोर मारिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर नीट स्टूडेंट बात कर रहा हूँ मैं, नीट स्टूडेंट के लिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई के लिए है। ठीक, तो जेई के लिए इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। नीट वालों को ये नहीं लिखना। देखो, अगर वेव फंक्शन सेंट्रोसिमेट्रिक है, सेंट्रोसिमेट्रिक क्या होता है? सेंटर पकड़ लो, जैसा ऊपर माहौल है वैसा नीचे है, जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में है, जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा इधर है वैसा इधर। तो आप बोलोगे सेंटर के टुवार्ड्स वो सेंट्रोसिमेट्रिक है। ठीक, अगर वेव फंक्शन सेंट्रोसिमेट्रिक हुआ, ठीक, तो इसका मतलब आपके ऑर्बिटल को हम बोलेंगे जीरेड। ठीक है, और अगर सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं हुआ तो आप बोलोगे अनजीरेड। अभी समझा दूंगा कैसे देखेंगे, वो तो हम सब सीखेंगे। ठीक, अब एक ट्रिक देख लो, क्या सिग्मा और पाई स्टार ऑर्बिटल हमेशा जीरेड होंगे? सिग्मा स्टार और पाई ऑर्बिटल हमेशा अनजीरेड होंगे। अब ये उन लोगों के लिए जिनको निकालना नहीं आएगा, अभी मैं जो सिखाऊंगा वो ये ट्रिक याद रखें, बस हो गया आपका, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस ये एक नोट याद रखना है, क्या सिग्मा और पाई स्टार ऑर्बिटल हमेशा जीरेड होंगे और सिग्मा स्टार और पाई ऑर्बिटल हमेशा अनजीरेड होंगे। खत्म बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है? जीरेड और अनजीरेड की बात तभी करोगे जब सेम टाइप के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, या तो एस एस या पी पी या डी डी या एफ एफ। बस एस पी मिक्स हो रहे हैं तो नहीं करनी है बात, एस डी मिक्स हो रहे हैं तो नहीं करनी है बात, एस एफ मिक्स हो रहे हैं तो नहीं करनी है बात। क्लियर? बस हो गया जीरेड अनजीरेड, इतना ही था बस। यही एडवांस में है, मेन में भी नहीं है।
चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे ना, एस, पी, डी, एफ, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा। तो हमारे सिलेबस में केवल सिग्मा और पाई है, तो हम उनको पढ़ेंगे बस। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है सिग्मा और क्या होता है पाई। तो डेफिनेशन लिखें सबसे पहले। तो सिग्मा ऑर्बिटल हम उसको बोलेंगे जब हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा अबाउट आईएनए। ये सब बातें मुझे पता है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बस चुपचाप नोट्स बनाएं और लिखते रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाहर की बातें हैं, तो बिल्कुल नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है। ओपन करें और देख लें। आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो उस कोचिंग के पैकेज में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ओपन करें और पढ़ें। बस समझ नहीं आती, मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको लेक्चर आज का और कल का 2 दिन का वेट करना है। अगर आज चीजें समझ नहीं आ रही तो टेंशन ना लें, अगर कल भी ना समझ में आए तो कह देना, कल सब कुछ समझ में आ जाएगा, आज का भी और कल का भी, लेकिन सब। ठीक, अभी बस लिखते रहें, नोट्स कंप्लीट करें। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक, ये यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो बोलिए, है ना। इसके बाद से जो मैंने जीरेड अनजीरेड बताया और ये जो मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा हूं, इसको बस सुनिए और सुनकर भूल जाइए, लिख लीजिए। कल की क्लास में ये सब क्लियर कर दूंगा। ठीक ठीक, बस आज के लिए इतना ही है, बस ये और समझा दूं बस, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेक्चर देखने में छोटा होगा, लेकिन लिखोगे तो 1 घंटा पूरा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटा लेक्चर बना रहा हूँ। चाहता तो मैं पूरी एमओटी एक लेक्चर में कवर कर सकता था, पर उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिग्मा क्या होगा, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आईएनए, आईएनए मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो आप बोल दोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा है। और जब सिमेट्रिकल ना हो तो बोल दोगे पाई है। ठीक, लेकिन अब क्या होता है, अब डेल्टा में भी सिमेट्रिकल नहीं होती और पाई में भी नहीं होती, तो डेल्टा और पाई में कैसे कंपेयर करोगे। तो फिर आप नोडल प्लेन की मदद लोगे। एमओएनपी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन। आप देखना, मैं आपको कल देखना सिखाऊंगा नोडल प्लेन, तो आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन हैं, अगर वो ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल है, तो पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है कि सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन में से कोई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन पक्का ऐसा होगा जो दोनों न्यूक्लियस से पास हो रहा होगा, जो आईएनए से पास हो रहा होगा। आईएनए मतलब ऐसी एक्सिस जो सारे न्यूक्लियस से पास हो, राइट, दैट इज जेड एक्सिस। तो आपको पता चलेगा कल कि एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जो दोनों न्यूक्लियस से पास होगा, यानी कि वो आईएनए से पास होगा। अगर सर ऑर्बिटल में एक ही आई मतलब एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन हुआ तो वो सिंगल का सिंगल आईएनए से पास होगा, अगर पाई ऑर्बिटल है तो। और सिग्मा में क्या होगा, सिग्मा में बेटा नहीं होगा पास। क्यों नहीं होगा, कल बात करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लें और बस यहीं पर रोक दें, बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब बातें कल मैं रिपीट करूंगा और आपको समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ये वो बातें थी जो लोग छोड़ देते हैं और इनसे क्वेश्चन जब भी आया बेटा रह जाएगा वो क्वेश्चन। क्यों, सिंपल टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन लोग डरते हैं, छोड़ देते हैं। मुझे आपको डराना नहीं है, मुझे आपसे मजे नहीं लेने हैं, मुझे आपको पढ़ाना है, सब पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे टफ हो चाहे इजी हो। कल सीख जाओगे आप लोग, ये मेरा प्रॉमिस है। और कल हम आप लोगों की बहुत सारी ट्रिक्स की बात करेंगे और सारे क्वेश्चन कल जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपके सब हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। कल मैं आपको खूब सारे नीट के क्वेश्चन करवाऊंगा और वो सब आप कर लोगे बड़े प्यार से, बिल्कुल चिंता नहीं करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय।